नमस्कार, मैं रेशमा पीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो इसकी जांच की भी व्यवस्था की जा रही है। अब तक भिलाई में एक लैब है जिसमें नए और पुराने मीटरों की जांच होती है। इसी के साथ करीब 6 माह पहले नया रायपुर में केंद्र सरकार के CPRI का एक लैब खुला है। इसमें भी स्मार्ट मीटरों की जांच होती है। भिलाई के लैब में किसी भी मीटर की जांच के लिए लंबा समय लगता है क्योंकि प्रदेश भर के मीटर जांच के लिए यहां पर आते हैं। ऐसे में पावर कंपनी ने रायपुर के गुड़ियारी और बिलासपुर के तिफरा में मीटरों के जांच के लिए नए लैब बनाने का काम प्रारंभ किया है। इसी के साथ भिलाई के लैब को भी आधुनिक किया जा रहा है। दुर्ग जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने और पुराने मामलों को जल्दी खत्म करने के लिए दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी थाना और चौकी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस साल के अंत तक सभी लंबित मामलों को निपटा दिया जाए। अधिकारियों से कहा कि जिले के निगरानी में रखे गए अपराधियों और गुंडा बदमाशों पर खास नजर रखे। चाकूबाज, नशे के आदि, अवैध कारोबार करने वाले और आदतन अपराधियों को तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला और बच्चों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता पर रखने की बात भी की है। जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के गुमे हुए मोबाइलों से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर अभियान चलाकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम द्वारा दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं रायपुर क्षेत्रों में चल रहे कुल 175 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल तकरीबन 36 लाख रुपए का बरामद किया गया, जिसे संबंधित आवेदकों का विधिवत वितरण किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुर्ग पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर बरामद मोबाइल के IMEI नंबरों की लिस्ट अपलोड की गई है, जिससे मिलान कर संबंधित मोबाइल स्वामी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट कार्यालय सेक्टर 3 से अपना मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। भिलाई के कुम्हारी इलाके में देर रात लगी आग ने फोम फैक्ट्री को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में रखा केमिकल से भरा ड्रम अचानक फट पड़ा, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर भी भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। करीब 6 दमकल वाहनों की मदद से आग को काबू में किया गया। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी, लेकिन असली वजह पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। जेवरा सिरसा के भड़गांव में बिजली मरम्मत कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से एक बिजली कर्मचारी संतोष ठाकुर की मौके पर मौत हो गई। मृतक पोल पर मेंटेनेंस कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक पोल में तेज करंट आया, जिसकी चपेट में आने से वह पूरी तरह झुलस गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर चक्का जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया और भीड़ को हटाया। इस घटना से बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह 55 परियोजनाओं राज्य के 26 जिलों में शुरू होगी, जिसके माध्यम से 12,000 से अधिक किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के AI चैटबॉट और पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी सहजता से मिल सकेगी। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडप में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाया गया। आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख और अंडमान निकोबार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि यह पहल केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनात्मक एकीकरण का माध्यम है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत
विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे को स्थापना दिवस मनाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, कला और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हमारी आत्मा एक है। यही विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है। अयोध्या धाम में विराजमान प्रभु श्री रामलला के दर्शन करके कवर्धा लौटे 69 श्रद्धालुओं का स्वागत अत्यंत भव्य और भावपूर्ण वातावरण में किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष ने विधायक कार्यालय में श्रद्धालुओं को पारंपरिक रीति से तिलक लगाकर, माला पहनाकर तथा शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान श्री रामलला के दर्शन से मन को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। श्रद्धालुओं ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से विभिन्न वनोपज और औषधीय पौधों को खरीदकर उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है। इससे तैयार होने वाले हर्बल उत्पाद छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से निर्मित किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। जामगांव एवं पाटन में स्थापित प्रसंस्करण इकाई में स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को काम दिया गया है। यह आंवला, बेल और जामुन से विभिन्न उत्पाद पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आया है। माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली है। नैमेड़ थाना कोबरा 210 और भोपालपट्टनम पुलिस की संयुक्त और अलग अलग कार्रवाई में कुल 7 माओवादी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सभी के पास से टिफिन बम, डेटोनेटर और कॉर्डेक्स वायर सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। प्रकरण में गिरफ्तार माओवादी के विरुद्ध नैमेड़ और भोपालपट्टनम थाना में वैधानिक कार्रवाई की गई। उनके बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन में प्रदूषण के खिलाफ कम गुस्सा और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाना ज्यादा दिखा। इंडिया गेट पर हुआ प्रदर्शन विवादों में घिर गया है। यहाँ वायु प्रदूषण के प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगाए गए। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रदर्शनकारियों की मंशा क्या थी। यूपी के संभल में बीते साल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुए हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है। संभल हिस्सा में बरसी पर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा खाका तैयार किया गया है। लगातार धारा 163 लागू है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, RAF और PSC बल तैनात किए गए हैं। PSC और सशस्त्र बलों की लगातार पेट्रोलिंग कार्रवाई की जा रही है। खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा सख्त है। संभल की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 250 से ज्यादा CCTV कैमरा लगाए गए हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वह बीते कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनकी हालात काफी नाजुक बताई जा रही थी। हालांकि तबीयत में सुधार होने के बाद धर्मेंद्र को परिवार वाले घर ले गए थे। अब न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। वहीं बॉलीवुड सितारों ने धर्मेंद्र को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी समाज के कार्यक्रम में कहा था कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। सिंध पर दिए इस बयान के बाद
पाकिस्तान में सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय का कहना है कि राजनाथ सिंह का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे हिंदू धर्म की विस्तारवादी सोच झलकती है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। पाकिस्तान एक बार फिर बड़े धमाके से दहल गया है। 2 फिदायीन हमलावरों ने सोमवार 24 नवंबर की सुबह एक सुरक्षा बल के मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें कम से कम 3 अधिकारी मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार मौत के आंकड़ों की पुष्टि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने की है। पेशावर पुलिस प्रमुख साइद अहमद ने कहा कि हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में हुआ, जब सुरक्षा बल शहर के मध्य में स्थित अपने हेडक्वार्टर में सुबह की परेड की तैयारी कर रहे थे। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.